बड़े बड़े ईरानी फोर्सेस के, उन्होंने जो मैंने लास्ट जो डेटा देखा था, उन्होंने कहा था तकरीबन 650 अमेरिकन सोल्जर्स या घायल हुए हैं या मारे जा चुके हैं। तो 650 से 700 तक की तादाद जो है वो ईरानी फोर्सेस ने दी है कि इतने अमेरिकन सोल्जर्स जो है मारे जा चुके हैं या घायल हैं, दोनों मिला के ये तादाद 700 के आसपास है। दूसरी बात, जो ये खाड़ी के जो देश हैं, कतर है, सऊदी अरब है, अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये खुद जो है वो आजाद नहीं है, इनके पास अपनी कोई आवाज नहीं है, ना ये डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए मुल्क हैं, हुकूमतें हैं कि जहां पे आगे पब्लिक का सपोर्ट है। ये वो हुक्मरान हैं, ये वो सत्ताधारी अफराद हैं कि जिनको अमेरिका ने अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए मुख्तलिफ जगह पे बैठाया हुआ है। तो इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि ये खुल के किसी तरीके से अपना स्टैंड ले सके। इनका स्टैंड वही स्टैंड होता है कि जो यूएस का स्टैंड होता है। तो अगर कतर को ये एतराज है, अगर कतर को ये प्रॉब्लम है कि ईरान हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, तो इसका जवाब अब्बास आराकी साहब ने पहले दे दिया है कि हमने जितने भी अटैक्स किए हैं इन सारे देशों के ऊपर, वो हमने यूएस के बेसिस के ऊपर किए हैं। यूएस का बेस हो या यूएस की एम्बेसी हो, ये कोई भी कतर का हिस्सा नहीं शुमार होता है, बल्कि ये यूएस की जमीन इसको माना जाता है। तो ये बात अब्बास आराकी साहब ने भी पहले कही है और दूसरे लोगों ने भी कही है कि हम कतर के साथ हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है, ये हमारे फ्रेंडली मुल्क हैं, लेकिन हम जो अटैक कर रहे हैं उन अड्डों पे अटैक कर रहे हैं, उन बेसिस पे अटैक कर रहे हैं जहां से हमारे खिलाफ साजिश रची गई, जहां से हमारे ऊपर हमले का प्लान बनाया गया। तो इसी वजह से ये जो ममालिक हैं, इनको भी इतना ज्यादा अधिकार नहीं है कि इतना ज्यादा खुल के विरोध कर सकें कि हम आपके ऊपर रिटेलिएशन में अटैक करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका से, इनके ऊपर इजराइल से प्रेशर रहता है और ये इनके ही बिठाए हुए हुक्मरान हैं, इनके ही बिठाए हुए एक तरह से पपेट हैं, तो ये बहुत ज्यादा मजबूर हैं कि इस तरह के बयानात दें। नहीं तो ये भी जानते हैं और ये भी समझते हैं इस बात को कि ईरान के पास हक है उन सारे बेसिस पे, उन सारी जगहों पे अटैक करने का, रिटेलिएट करने का, जो यहां पे अटैक के लिए मददगार साबित होते हैं। जी, एक सवाल और भी है कि यहां पर दूसरी तरफ कुवैत में कल अमेरिकी विमानों, जेट विमानों के मार गिराए जाने की खबर आई और ये कुवैती सरकार ने ही, वहां का रक्षा मंत्रालय ने ही कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि कई अमेरिकी विमान मार गिराए गए हैं। उसके बाद शाम होते होते खबर आई कि कुवैत ने ही उन अमेरिकी विमानों को, ये F-15E उसको मार गिराया है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि पहले अगर कुवैत ने ही अगर मार गिराया है, तो फिर पहले उसने क्यों कहा कि कई विमान मार गिराए गए हैं लेकिन उसके पायलट्स जो हैं, क्रू मेंबर्स, वो सुरक्षित हैं? और बाद में क्या यहां पर किसी तरह का प्रेशर था कुवैत के ऊपर? क्या इसको ईरान ने मार गिराया था या कुवैत ने ही गलती से मार गिराया? ईरान में इसको लेकर कोई चर्चा हुई क्या? जी, ईरानी ऑफिशियल्स का बयान जो जहां तक था, उन्होंने कम से कम एक फाइटर जेट की बात कही थी कि हमने जो है एक फाइटर जेट को मार गिराया है। लेकिन इसके जवाब में यूएस फोर्सेस ने कहा, और ये बहुत मसलन हंसने वाली बात है कि वो कहते हैं कि फ्रेंडली फायर में हमारा फाइटर जेट गिर गया। मसलन ऐसे लगता है कि पार्क में कोई गेम हो रहा था और वहां पे फ्रेंडली फायर हो गया और खुद ही हमने, जिसको कि बाद में उन्होंने कुवैत के जरिए से इसको एडमिट करवाया कि हमने, कुवैत ने मसलन गिरा दिया है प्लेन को। तो एक तरह से ये छुपाने की बात होती है, छुपाने की कोशिश होती है, ताकि बहुत ज्यादा ईरान की जो पावर है, ईरान की जो कुदरत है कि वो फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है, इसको दबाने के लिए, इसको कम करने के लिए ये कोशिशें होती हैं कि ऐसे कि आपस में ही हमसे गलती से फाइटर जेट हमने गिरा दिया है। और ये दुनिया अगर सुने इसको और सीरियसली सोचे तो उसे हंसी आएगी कि फाइटर जेट्स किस तरह से कोई अपने ही फाइटर जेट्स को, वो फाइटर जेट्स को जो आपके ही बेस पे खड़े हैं, उसको कोई खुद कैसे गिरा सकता है। तो ये बात वही है कि आप जो कह रहे हैं, प्रेशर में आके यूएस के इस तरह के बयान देने की कोशिश की जाती है ताकि ईरान और ईरान की जो सैन्य फौजें हैं, इनकी ताकत को कम दिखाया जाए। और अगर ये बात दुनिया में चली जाए कि जो हकीकत है कि वाकई ईरान के पास वो पावर है, वो मिसाइल्स हैं, वो सिस्टम्स हैं कि जो अमेरिका के फाइटर जेट्स को भी गिरा सकते हैं, तो ये खुद इनके लिए बहुत खतरनाक है, जो ये खुद इनके लिए बहुत शर्म वाली बात होती है। इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि इस हकीकत को छुपा के रखें।
एक बात और ये बताइए कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए हमारे आपके बीच ये ईरान की तस्वीरें हैं रात को 12 बजे, और यहाँ सड़कों पे लोग हैं, और आज 2-3 ऐसी तस्वीरें भी आई कि लोग छाता लेकर दक्षिण ईरान में वहाँ बारिश हो रही है, और बिल्कुल मिडनाइट में लोग निकल के अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। नॉर्थ ईरान में बर्फबारी हो रही है, उसमें भी लोग हैं। ये देखिए ये छाते लेकर ये है अम्ब्रेला के साथ लोग हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जिसमें यहाँ भारी बारिश हो रही है, उसमें है लोग। और दूसरी तस्वीर जहाँ भारी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ भी लोग हैं। लेकिन ये देखिए ये तस्वीर है, क्रिसमस ट्री है और लोग हैं और बर्फबारी हो रही है, ये तस्वीर भी है। इन सब के बीच उधर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि अमेरिका में सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद अमेरिका से कहा जा रहा है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद लोगों में जश्न का माहौल है और हम उन सब की मदद करना चाहते हैं, रेजीम चेंज करना चाहते हैं। कितना क्या सच्चाई है, क्योंकि चूंकि आप वहां हैं, आपसे बेहतर फर्स्ट हैंड जानकारी, आप सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है और जो दावे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उसमें कितना दम है। देखिए अनफॉर्चुनेटली दुनिया एक ऐसी मोड़ पे आ गई है कि जहां मीडिया के जरिए से या और जरायों से और सिस्टम के जरिए से दिन को कहा जाता है रात है और रात को कहा जाता है दिन है, और हमारी दुनिया की जनता भी इतनी भोली हो चुकी है कि उसको लगता है कि वाकई दिन जो है वो रात हो गया है और रात जो है वो दिन हो गया है। मेरा चैलेंज है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर डोनाल्ड ट्रंप मेरी बात सुन रहे हो, जितनी एक वीडियो में पब्लिक है, डोनाल्ड ट्रंप बिना पैसा दिए अगर अपने किसी भी एक शहर में अमेरिका की इतनी पब्लिक अपने सपोर्ट में बुला लें तो मैं जो भी कहेंगे मैं हार जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत अपने मुल्क में है कि सबसे लोअर रेटिंग है इस वक्त उनकी एक प्रेसिडेंट के तौर पे, उसके बाद ऐसी बातें कहना समझ में आता है कि वाकई उनके ऊपर उम्र का जो है काफी असर हो चुका है। तो ये तो एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से भी शहादत की खबर आई है, यानी पहले शहादत हुई है एक दिन पहले और उसको 24 घंटे बाद जो है तकरीबन आम किया गया है, तो उस वक्त से लेके अभी तक डेली रोज रात में 2 से 3 घंटा 4 घंटा ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में, खास तौर से तेहरान में, कुम में, शिराज में, इस्फहान में, जितने भी बड़े शहर हैं, पब्लिक रोज रात में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इफ्तार के बाद, यहाँ पे इफ्तार तकरीबन 6:30 बजे के आसपास होता है, 6:30 बजे के बाद धीरे धीरे पब्लिक जमा होना शुरू हो जाती है और एक पूरा माहौल जैसे आपके वीडियोज में दिख रहा है, कोई किसी को डर नहीं है और सबके जहन में यह रहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे रहबर को इन्होंने मार दिया है, शहीद कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस निजाम के सपोर्ट में जमीन पे रहें। तो ये वो तादाद है, ये वो लाखों की तादाद है कि जो इस इस्लामी इनकलाब के, इस इस्लामी क्रांति के सपोर्ट में लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि इस इस्लामी क्रांति को आगे बढ़ाया जाए, ये पूरा सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर आप जो 1 महीने पहले यहाँ पे राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसको मैं प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, कि जिसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था इंटरनेशनल मीडिया में, ट्विटर के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, उसमें पहलवी इन्वॉल्व थे, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व था, ईरान इजराइल इन्वॉल्व था और दिखा रहा था कि एक अपराइजिंग हो गई है। इस तादाद का शायद 5% लोग भी रोड पे नहीं थे। और ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट तो नहीं कहूंगा, जहां जहां ये जमावड़े हो रहे हैं, जहां जहां ये इज्तिमा हो रहा है, जहां जहां ये लोग जमा हो रहे हैं, ये स्पेशली वही जगह है जहां पे 1 महीने पहले दंगाइयों ने आगे हुड़दंग मचाया था, जहां पे आके लोगों को मारा था, कत्लेआम मचाया था, आगजनी करी थी, जो शहर के ऐसे पॉइंट्स थे कि जहां 1 महीने पहले अमेरिका से सपोर्टेड और इजराइल के सपोर्टेड जो गुंडे थे, जो दंगाई थे, जिन्होंने आगे उपद्रव किया था, उन पॉइंट्स पे आके ईरानी जनता इस वक्त ये ऐलान कर रही है कि हम पूरी तरीके से इस सिस्टम के साथ हैं, इस क्रांति के साथ हैं, और साथ साथ ये भी ऐलान कर रही है कि मजलिस खुबरगान काउंसिल जिसको भी नेक्स्ट वली फकीह, जिसको भी नेक्स्ट लीडर मुंतखब करती है, सेलेक्ट करती है, हम पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरी जान के साथ उसका वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आयतुल्लाह खामनई का सपोर्ट करते थे। इसके साथ साथ आप ये देखें, पहले भी इसको मैंने कहा कि ये तब हो रहा है कि जब फाइटर जेट्स ऊपर उड़ रहे हैं, वो हमले लगातार हो रहे हैं। इन हमलों के दौरान आप दुनिया के किसी मुल्क में भी इस तरह के वीडियोस नहीं देखेंगे कि जहां पे फाइटर जेट्स ऊपर उड़ रहे हों, और वो भी एक ऐसे खबीस मुल्क के फाइटर जेट की जिसने पहला टारगेट ही अपना बच्चियों के स्कूल को बनाया है। यानी उनके लिए हॉस्पिटल पे अटैक करना कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए बच्चों के स्कूल पे अटैक करना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने गज्जा में 40-50 हजार बच्चों को कत्ल कर दिया। तो इतने ज्यादा
गंदे लोगों के फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन लाखों की तादाद में रोज रात में, ऐसा भी नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड होता है, प्लान रहता है कि हाँ भाई हम रोज रात में आएंगे, हम रोज रात में यहाँ पे जमा होंगे, अपने अपने नेता के शोक में जमा होंगे, वहां मजलिसें होती हैं, वहां मातम होते हैं, वहां इमाम हुसैन के नाम के नारे लगते हैं, और आखिरी में सबका एक ही नारा रहता है कि जब तक हमें पूरा इंतकाम नहीं मिल जाता, जब तक हम पूरा प्रतिशोध नहीं ले लेते हैं इस कत्ल का, इस शहादत का, तब तक हम इस पीछे नहीं हटेंगे। जंग बंदी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की निगोसिएशन की बात नहीं होनी चाहिए। ईरानी आवाम पूरी तरीके से इस जंग के साथ है और पूरे जोश और खरोश के साथ वो आखिर नतीजे तक इस जंग में अपनी फोर्सेस के साथ और अपने निजाम के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये बताइए कि क्या इस हत्या, ये जो शहादत हुई सुप्रीम लीडर की, इससे पहले और इसके बाद के ईरान में क्या फर्क आया है, जरा ये बताइए। क्या इससे पहले वहां पे लोगों में नाराजगी भी थी क्या सुप्रीम लीडर के खिलाफ? नहीं, वही मैंने कहा कि जो एम्पलीफाई करता है ना मीडिया का जादू यही है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जो एम्पलीफिकेशन की ताकत है मीडिया की, वो जो 8 और 9 जनवरी को जो दंगे हुए जिसको एम्पलीफाई किया गया, वो एक बहुत छोटी तादाद है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, और वो तादाद भी वो थी कि जिसमें मोसाद और CIA सपोर्टेड ऐसे अफराद थे जिनका असल मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारें ताकि यहां पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल रहे। अगर आप इसकी बात करें कि शहादत से पहले और शहादत के बाद ईरान का क्या हाल है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि शहादत से पहले भी जो यहाँ का जो इंडिपेंडेंस डे होता है, 22 बहमन कहते हैं, 11 फरवरी को जो यहाँ पे रैली निकली थी, या उससे पहले खुद 12 जनवरी को जो यहाँ रैली निकली थी, वहां पे कई मिलियंस यानी करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले थे। उसने भी अपने रहबर की हिमायत में निकले थे, इस इनकलाब की हिमायत में निकले थे। हाँ, जो नाराजगी थोड़ी बहुत थी वो महंगाई को लेके थी, लेकिन बाद में जब वो महंगाई वाले प्रोटेस्ट को मोसाद और CIA सपोर्टेड एजेंट्स ने आके हाईजैक किया, तो आवाम उनसे पीछे हट गई थी, अलग हट गई थी, और उन्होंने कहा था कि भाई ये हमारे महंगाई के प्रोटेस्ट थे, आपने आके इसको निजाम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है। तो पब्लिक पूरी तरीके से, चाहे वो शहादत से पहले हो चाहे वो शहादत से बाद हो, वो पूरी तरीके से रहबर के सपोर्ट में थी। और इसके लिए जो मेरे पास सबूत है वो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 11 फरवरी और 12 जनवरी को यहाँ पे जो बड़ी बड़ी रैलीज हुई थी, जिसमें लाखों की तादाद में तेहरान, मशहद, हर बड़े शहर में लाखों की तादाद में लोग निकले थे, वो खुद इस बात की दलील है कि उस वक्त भी रहबर के सपोर्ट में लोग बाहर निकले थे। और इस वक्त बस ये फर्क है, इस वक्त गुस्सा बहुत ज्यादा है, इस वक्त लोगों के जहन में बस एक चीज है, वो ये है कि हमें अपने रहबर की शहादत का इंतकाम लेना है। और साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि शिया आइडियोलॉजिकली तौर पे लोग गुस्से में तो हैं, लेकिन साथ साथ वो खुश भी हैं कि एक ऐसा लीडर की जिसने तकरीबन 40-45 साल से इस मुल्क को चलाया है, और जिसके शागिर्दों में हसन नसरुल्लाह और कासिम सुलेमानी जैसे अफराद हैं कि जिनको शहादत मिली है, तो ऐसे फर्द का ये हक था कि उसको शहादत ही मिलती। वो हॉस्पिटल के बेड में मरना शायद उनकी शायाने शान ना होता। तो पब्लिक इस उन्वान से भी एक फख्र का, एक इफ्तिखार कर रही है, प्राउड कर रही है कि हमारी ड्राइवर को शहादत मिली है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर ये गम और गुस्सा भी है कि जब तक इसका इंतकाम ना लिया जाए, जब तक इसका रिवेंज ना लिया जाए, तब तक ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। और शुरुआती दौर में जो सबसे पहला हदफ है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, वो यही है कि इस पूरे रीजन से, इस पूरे पश्चिमी एशिया के रीजन से अमेरिकन फोर्सेस का बाहर निकालना, उनके सारे बेसेस को बंद करना, ये पहला हदफ है। कि इसके बाद जो अगर हम कहें कि लास्ट हदफ क्या है, वो ये है कि इजराइल में जो कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन की जमीन पे, फिलिस्तीन की जमीन को आजाद कराना और वहां पे फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाना, ये इस जंग का लास्ट मकसद हो सकता है। रिजवी साहब, एक बात बताइए, इंडिया को लेकर वहां कोई बातचीत चल रही है क्या? क्योंकि भारत के PM ने, प्रधानमंत्री ने इस मसले पे अभी तक कुछ नहीं कहा है, इस पर भी कोई बातचीत कहीं कोई सुनने को मिली क्या? नहीं, इस तरह की यहाँ पे मसलन कोई खास ऐसा जिक्र यहाँ पे नहीं है, क्योंकि तवक्को ये रहती है ईरान को और ईरानी आवाम को और ईरान के जो लीडर्स हैं कि वो, क्योंकि इंडिया जो है एक नेचुरल अलाई है, साल से हमारे इंडिया जो है वो ईरान का नेचुरल अलाई है, तो तवक्को ये रहती है कि इस तरह का कोई ना कोई बयान आना चाहिए, लेकिन बयान नहीं आया। उसके बाद कोई खास यहाँ पे ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है, कोई खास ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं, जो यहाँ पे जो तजिया और तहलील करते हैं, उनका कहना है कि ये एक अच्छा साइन नहीं है और इसमें इस तरह से कुछ ना कुछ बयान आना चाहिए, कि उम्मीद है कि आगे इस तरह के कोई ना कोई बयान हमारी
इंडिया से जरूर आएगा ईरान के इस मसले के। इस मसले पे आएगा। एक बात और फिर आपको मैं समझ रहा हूं कि काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन एक सवाल और भी। सवाल ये, जो रिजीम चेंज करने की बात अमेरिका लगातार कहता रहा, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी, कि हम चाहेंगे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर अपने सैनिकों को वहां उतारेंगे। कल बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का कि वहां जमीन पे, ईरान की धरती पे अपने सैनिकों को उतारना। ये खबर भी ईरान तक तो आई ही है, जब हम तक आई हुई है तो आप तक भी है। जरा ये समझना चाहता हूं इसकी क्या प्रतिक्रिया है ईरान में, और ईरान के फोर्सेस, ईरान के लोग क्या कहते हैं। जी देखिए, अगर आपने जो बात कही रिजीम चेंज, ये एक ऐसा मसला है कि अगर हम इस पूरे पश्चिमी एशिया को देखें, और आप भी इस बात को जानते हैं, बेहतर समझते हैं कि इस पूरे रीजन में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो अमारात हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो टर्की हो, जितने भी यहाँ पे देश है वो सब अमेरिका की ही आवाज बोलते हैं। अमेरिका के ही बैठाए हुए पपेट्स हैं, अमेरिका के ही पिट्ठू हैं। बस इस पूरे रीजन में एक ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसने आके अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया हुआ है और कहा हुआ है कि हम आपके जुल्म को सहेंगे भी नहीं और दूसरों लोगों को भी जागरूक करते रहेंगे कि अमेरिका और इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। तो सबसे जो मेन हदफ है, मेन जो मकसद है अमेरिका, मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 40 साल से, जब से ये ईरानी इनकलाब आया है, जब से क्रांति आई है 1979 से, उनका एक मकसद ये है कि किसी तरीके से ये जो क्रांति का सिस्टम है ये यहाँ पे खत्म हो जाए और सऊदी अरब जैसा, बहरीन जैसा, कतर जैसा कोई एक सिस्टम आ जाए कि जो हमारे हिसाब से चले, जो हमारी बातों को सुने, वो हमारे हिसाब से फैसले ले। तो पूरा असल हदफ उनका यही है। फिर उसमें वो कभी बहाना लाते हैं न्यूक्लियर डील का, कहते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, कभी बहाना लाते हैं ह्यूमन राइट्स का, कभी बहाना बनाते हैं ह्यूमन राइट्स का, कभी बहाना बताते हैं महंगाई का। तो असल जो उनका दिल का दर्द है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का जो इंपेरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उसका असल जो प्रॉब्लम है वो ईरान में इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं और एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं कि जिस सिस्टम में वो उनके हिसाब से ही चले, तेल उनको ही बेचे, उनके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। और तो इस वजह से यहाँ पे रिजीम चेंज जो है वो इनका हमेशा का ख्वाब रहा है। चाहे वो पिछले साल जब इन्होंने अटैक किया तब भी इनके जहन में था कि रिजीम चेंज हो जाए, चाहे वो महसा अमीनी के टाइम पे इन्होंने कोशिश की कि रिजीम चेंज हो जाए, पिछले महीने भी इन्होंने, असल में इनके सोता जागता एक ही ख्वाब है, किसी तरीके से ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाए और हमारा मनपसंद शासक आ जाए। ना इनको डेमोक्रेसी से मसला है, ना इनको न्यूक्लियर मसला है, कोई मसला नहीं। अगर इनको डेमोक्रेसी से ही इतनी मोहब्बत होती तो फिर सऊदी अरब में डेमोक्रेसी आ जानी चाहिए थी। अब तक कतर, बहरीन, अमारात, जहां जहां ये मोनार्की है, ये सब खत्म हो जानी चाहिए, वहां डेमोक्रेसी होती, वहां इलेक्शंस हो रहे होते, लेकिन वहां पे ये सब कुछ नहीं है। इससे समझ में आता है। और दुनिया आज, अच्छी बात यह है कि आज दुनिया ये सब चीज समझती है कि ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है, ये जो धोखा दिया जा रहा है दुनिया को डेमोक्रेसी के नाम पे, न्यूक्लियर वेपन, ये बार बार कहते हैं। यहाँ पे आयतुल्ला खामनई का फतवा लास्ट तक कहा, वो इसको दोहराते रहे कि हम नहीं इजाजत देता, इस्लाम ऐसे वेपन्स बनाने की इजाजत नहीं देता कि जिसमें मासूमों की जान जाए। आप देखें आज भी ईरान जितनी भी मिसाइल बना रहा है वो प्रिसिशन वाली मिसाइल से अटैक कर रहा है तेल अवीव में, जहां पे सिर्फ मिलिट्री सेंटर्स पे अटैक किया जा रहा है ताकि किसी सो कॉल्ड मासूम की जान ना जाए। अमेरिकन बेसिस पे कर रहा है, किसी भी सिविलियन टारगेट को अटैक नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे कम से कम 7 से 9 हॉस्पिटल्स पे जो है इजराइल ने और अमेरिकन फोर्सेस ने अटैक किया है। जंग की शुरुआत ही उन्होंने जो है वो एक प्राइमरी स्कूल पे अटैक करके की, जहां पे 170-180 लोग मारे गए हैं, जिसमें 165 जो है वो बच्चियां हैं, बाकी 14 वहां पे लेडीज टीचर हैं। तो ये जो एक मसला है कि रिजीम चेंज करना चाहते हैं ताकि अपनी ताकत को यहाँ पे पूरी तरीके से यूज कर सके, अपनी ताकत के लिए, अपने फायदे के लिए। तो वो चलते रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने कई बार ये आयतुल्ला खामनई के मुंह से सुना, जब तक ये लोग मायूस नहीं हो जाएंगे, अमेरिका और इजराइल मायूस नहीं हो जाएंगे कि ये ईरान में कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक ये कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ पे सो कॉल्ड, वो रिजीम का वर्ड यूज करते हैं, वो निजाम को जो बदलना चाहते हैं वो बदलने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। और आप भी देखें हर साल कुछ ना कुछ ये किया करते हैं ताकि किसी तरीके से यहाँ पे जो एक इस्तिकामत है, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस वाली सिस्टम बना हुआ है कि उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम है, वो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, रजा पहलवी भी तो यहाँ पे लगातार आगे वीडियो। मैं ये बता दूं कि जी पब्लिक का भी जो मूड है, पब्लिक का भी जो मूड है इस चीज को लेके कि वो जमीन पे उतारेंगे, तो मुझे लगता है कि ये शायद बहुत ही अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं ट्रंप। इन्होंने खुद से ही खौफ से, ऐसे नींद से उठे उन्होंने बता दिया, क्योंकि अगर वो जमीनी जंग करते हैं तो बहुत ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की इसमें जाने वाली हैं। आप ये समझ लें कि जो ग्राउंड लेवल की फोर्सेस हैं ईरान के अंदर, वो इंतजार कर रही हैं कि इस तरह का कोई गलत कदम अमेरिका उठाए, ताकि हम अपने रहबर का जो बदला लेना है, जो इंतकाम लेना है, वो अमेरिकन फोर्सेस से आसानी से ले सके। क्योंकि अभी तो जंग सारा ऊपर से हो रही है, फिर वो जंग जो होगी उसमें ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होगा। जी हाँ, ये विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। आप बिल्कुल, चूंकि आप ईरान में हैं और आपसे बेहतर और कौन बताएगा। लेकिन एक आखिरी सवाल, और सवाल ये कि रजा पहलवी को लेकर इतनी चर्चा होती रही, अमेरिका भी एक दांव लगा कर बैठा हुआ, और रजा पहलवी के बारे में लोग, ईरान के लोग क्या कहते हैं, कितने समर्थक हैं उनके वहां पे? जी, तो समर्थक तो मैं शायद उसको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे जर्रबीन कहते हैं, वो लेंस से ढूंढना पड़ेगा कि उनके समर्थक का। एक्चुअली रजा पहलवी के समर्थक कोई नहीं है। जो भी रजा पहलवी का समर्थक है वो पैसे का समर्थक है, वो डॉलर का समर्थक है, वो पाउंड का समर्थक है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, थोड़े बहुत यहाँ पे जो पब्लिक है, बहुत कम, मैं तो परसेंटेज भी नहीं कह सकता हूँ, कुछ 100 अफराद ऐसे हैं कि जो आते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। अभी अगर आप इंटरव्यूज देखें, जो पिछले महीने जब लोगों को पकड़ा गया, उन अफराद को पकड़ा गया कि जो दंगा कर रहे थे, जो लोगों को मार रहे थे, उनको जब पकड़ा गया तो उनसे कहा गया कि हमसे बहुत ही नॉमिनल, मसलन इंडियन रुपीज में अगर आप कहें 10,000 15,000 के लिए वो आगजनी कर रहे थे। बाकायदा रेट लिस्ट थी वहां पे। अगर एक इंसान को मार दोगे तो 500 मिलियन तुमान, अगर एक बैंक जला दोगे तो 200 मिलियन तुमान, अगर जाके मसलन बाइक जला दोगे तो 50 मिलियन, कार जला दोगे तो 100 मिलियन। तो ये रजा पहलवी के जो सपोर्टर्स है, सो कॉल्ड, वो रजा पहलवी के सपोर्टर्स नहीं है, वो मालो दुनिया के वो पैसे के सपोर्टर्स हैं। एक ये बात, तो कोई भी जमीन पे बेस रजा पहलवी का नहीं है। इसीलिए आप अगर ट्रंप के भी इंटरव्यूज आप देखें तो किस तरह से रजा पहलवी का मजाक बनाता है, वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप को भी क्लियर है कि वो रजा पहलवी के ऊपर बहुत बड़ा दांव नहीं खेल सकता है। उसके अलावा जो पब्लिक का मूड है, आपने सोशल मीडिया पे मीम्स बहुत देखे होंगे। मीम्स तो रजा पहलवी फिलहाल 1 महीने 2 महीने से ईरानियन सोशल मीडिया में मीम्स का सेंटर बने हुए हैं। वो जो है बाकायदा जो इज्तिमात होते हैं, ये जो लोग जमा हो रहे हैं रात में, बाकायदा एक 5 मिनट 4 मिनट वो डेडिकेट करते हैं रजा पहलवी के लिए, और फिर रजा पहलवी के ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, रजा पहलवी का मजाक बनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि जब तुम्हारे वालिद, जो इससे पहले जो रजा शाह था, वो जब भाग गया, वो जब उसके पास कुदरत थी, वो यहां नहीं टिक सका, तो तुम किस दुनिया में हो, किस ख्वाब में जी रहे हो, किस सपने को लेके जी रहे हो कि तुम वापस ईरान आओगे और यहाँ के शाह बनोगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन जमीन के अंदर धंसा दे और फिर वो ख्वाब देखे कि मैं ईरान का शहंशाह बन जाऊंगा। तो कोई जमीन पे बेस नहीं है रजा पहलवी की, कोई यहाँ पे लोकप्रियता नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे ईरान के सपोर्टर्स हैं, इनकलाब के जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए मीम मटेरियल है रजा पहलवी, कि वो मुख्तलिफ तरीके से मीम उन पे बनाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उस पे हंसी मजाक के मटेरियल बना के अपने सोशल मीडिया पे स्प्रेड करते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका के पास, कहते नहीं है कि, मैं एक वर्ड यूज करूं, हमारे यहाँ यूज होता है, एक दगा हुआ कारतूस है रजा पहलवी, कि जिसको वो यूज करना चाह रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ इस तरह का होने वाला नहीं है इसमें। जी, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल कि जब बमबार्डिंग हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, और आपने भी बताया कि तेहरान में कुछ जगहों पे कल भी कुछ खबरें ऐसी आईं, ऐसे में रात को इफ्तार के बाद जब लोग सड़कों पे निकलते हैं तो कोई भय, कोई डर का आलम नहीं रहता है क्या, कि पता नहीं कहाँ, क्योंकि भीड़ है? और जी, आप खुद वीडियोस में देखें, मैंने इसमें शिरकत करी, तो मैंने देखा कि आप बच्चों के साथ लोग शिरकत करते हैं। हत्ता मैंने देखा है कि 2, 3, 4 महीने के छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके, प्राम में लेके, लोग पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि वो इसको अपनी एक रिलीजियस ड्यूटी समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या है मसला, यहाँ पे वही आइडियोलॉजिकल मसला है। इजराइल में जो लोग रह रहे हैं वो आए थे वहां पे अय्याशी करने के लिए। उनसे कहा गया था कि आपको बड़े बड़े विलास दिए जाएंगे, फिलिस्तीनियों से छीन के बड़े बड़े बाग दिए जाएंगे। तो वो लोग जो है वो दुनिया की अय्याशियों के लिए आए हैं। लेकिन ये लोग जो रोड पे आए हैं वो अपना धार्मिक कर्तव्य समझ के, रिलीजियस ड्यूटी समझ के आ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस क्रांति को, इस सिस्टम के सपोर्ट में आए। तो किसी भी तरीके से डर नहीं है। डर होता तो लोग क्यों रोड पे होते? आप देखें, वीडियोस आपके सामने हैं, खुद मैं और भी आपके पास वीडियोस भेज दूंगा कि जहां पे लोग मतलब पूरे जोश और खरोश के साथ, अगर आपने जो इराक में चहलुम होता है, अरबईन होता है, अगर उसकी वीडियोस आपने देखी हो
तो थोड़ा सा उस टाइप का माहौल है कि जहां पे गम गुस्सा भी है, सपोर्ट में भी बातें हो रही हैं, और खास साथ इमाम हुसैन की अजादारी के ऊपर, क्योंकि ये कहा गया है कि 1 हफ्ते तक, बल्कि 40 दिन का यहाँ पर ऐलान किया गया है। तो जब यहाँ शिया आइडियोलॉजी के मुताबिक जब शोक होता है तो वहां पे इमाम हुसैन की मजलिसें होती हैं, मातम होता है, लोग आंसू बहाते हैं, तो वो सारे प्रोग्राम्स भी इसमें होता है। और साथ साथ फिर लोग अपने नेता को भी याद करते हैं, रहबर को भी याद करते हैं, और साथ साथ एक तरह से वो अहद लेते हैं, ये ओथ लेते हैं कि जो भी अगला शख्स आएगा, जो भी अगला फर्द वली फकी बनेगा, लीडर बनेगा, हम उसका पूरी तरीके से साथ देंगे, जैसे हम अब तक आयतुल्लाह खामनेई का साथ दे रहे थे। तो आपका जो असल सवाल था वो ये है कि किसी भी तरह से कोई डर, किसी भी तरह का कोई घबराहट नहीं है। और ये सबसे बड़ी दलील है, आप वीडियोस देखें, ज्यादा तादाद में औरतें हैं, ज्यादा तादाद में बच्चे वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। इससे उस मिथ को भी तोड़ा जा सकता है कि जो हमेशा से कहा जाता है कि ईरान औरतों की आवाज को दबाता है, ईरान औरतों के हुकूक का ख्याल नहीं रखता है। कोई भी इज्तिमा हो, कोई भी रैली हो, ज्यादा तादाद में औरतें रहती हैं। अगर 5,000 आदमी है तो 10,000 औरतें वहां पे रहती हैं। हमेशा इस तरह का रेशियो रहता है। तो बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, और दिन ब दिन, यानी पहले दिन से लेके कल तीसरा दिन था, दिन ब दिन वो जो माहौल है वहां पे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लोगों के हौसले में इजाफा होता जा रहा है। और सबकी एक ही, आखिरी में जब वो प्रोग्राम खत्म होता है तो सबका एक ही रहता है, मैं फारसी में अगर कहूं कि वस्सलाम इंतकाम इंतकाम, यानी आखिरी में अगर खुदाफिजी करते वक्त एक हमारा कलमा है, वो ये कि इंतकाम लेना है, हमें अपने रहबर की मौत का, रहबर की शहादत का इंतकाम लेना है। और उसके अलावा किसी भी तरह की निगोसिएशन की बात, किसी भी तरह की युद्ध बंदी की बात, किसी भी तरह की अगर सीज फायर की बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की सीज फायर की बात नहीं करनी है, इस जंग को आखिर तक लेके जाएंगे और नतीजे तक पहुंचाएंगे। ये पब्लिक कह रही है यहाँ की। जी, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में आने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि अभी किन मुसीबतों को झेल रहे हैं आप सब लोग, लेकिन उसके बाद भी हौसला बुलंद है और ये बुलंद हौसला रहना भी चाहिए। और उम्मीद है कि जो जिस इंतकाल की बात हो रही है, इंतकाम की बात हो रही है, उस इंतकाम तक पहुँचे ईरान, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उस पर निगाहें टिकी रहेंगी और आपसे फिर समय समय पे बातचीत होती रहेगी, गुफ्तगू करते रहेंगे, ताकि हमारे तमाम दर्शक साथी जो हैं उन तक, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक सच्चाई हम पहुंचा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। आता हूँ, आगे बढ़ते हैं और सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं अमलिंदु जी भी। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। सीधे ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए थे रिजवी साहब, जिनसे हम समझ रहे थे वहाँ का सूरत हाल। प्रशांत जी, इस बीच बहुत घटनाक्रम में तेजी लगातार हम लोग देख रहे हैं। सुबह से लगातार हम लाइव कर रहे हैं। आज होली का दिन है, आप सबको होली की शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ उधर जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, उसका असर अपने देश पे बहुत गहरा पड़ने वाला है। इसीलिए होली तो हम अगले साल भी मना लेंगे, लेकिन यहां पर उन तमाम घटनाक्रमों पर पैनी निगाह रखी जाए, यह जरूरी है। और ऐसे में कल से लेकर आज तक डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हम अगर चर्चा करें प्रशांत जी, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से काफी भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात, उनके मातहत जो वहां जो लीडरशिप है डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ, खासकर रिपब्लिकन्स में, वहां पर दो फाड़ दिखाई दे रहा है। और हम लोगों ने देखा भी था, जो सर्वे दिखाया था उसमें भी हमने देखा, रॉयटर्स का जो सर्वे था। उसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि कई सीनेटर्स बाहर निकल के आए हैं और उन्होंने कहा है, कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सरासर पागलपन है कि आप लोगों ने, और अब कांग्रेस में जब इनको पास करवाना पड़ेगा इस पूरे मुहिम को, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया अमेरिका के लिहाज से कैसे, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहाँ दिखाई देते हैं? प्रशांत जी। जी राजीव जी, देखिए, डीबी लाइव ने और न्यूज़ पॉइंट ने पहले दिन से ये कहा था कि जो मेगा का फैक्टर है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आएगा इस मामले में। और कल भी मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान धीमे धीमे बहुत अस्पष्ट और कंफ्यूजिंग होते जाएंगे। आज वो कुछ और बात करेंगे, कल कुछ और बात करेंगे, और वैसा दिखाई होता वो दिख भी रहा है। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे राजीव जी, वैसे वैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में तारतम्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके डोमेस्टिक प्रेशर से। लेकिन जरा भारत की बात कर लेते हैं।
भारत की बात करते हैं, अब तक का जो डे 5 है, 5वां दिन है आज युद्ध का, 5 दिन में क्या क्या हुआ है जी उसका एक मोटा मोटा हम समराइज करते हैं। पहली बात कि भारत के प्रधानमंत्री ने अयतुल्ला खमनेई की मौत पर, ईरान के ऊपर हमलों पर अभी तक कुछ भी बयान नहीं जारी किया है। और वो लगातार, वो हमले के 48 घंटे पहले इसराइल में थे, उन्होंने नेतन्याहू से बात की है, उसके बाद वो लगातार वो बात कर रहे हैं बहरीन में, कतर में, यूएई में, सऊदी में, उनके शेखों से, उनके अमीरों से, उनके राष्ट्रपतियों से बात कर रहे हैं। जरा आप ये बताइए राजीव जी, याद करके, कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में क्या नेतन्याहू का कोई बयान या किसी अरब कंट्री कोई बयान आया था? क्या गालवान वैली पे जब चाइनीज इंट्रूजन हुआ और हमारे 15 सैनिक मारे गए भारत के, तो क्या किसी बहरीन, कतर, यूएई, इनके अमीरों के बयान आए थे? उन्होंने मोदी जी को फोन किया था कि बड़ा बुरा हुआ आपके साथ? क्या हमारे यहाँ पहलगाम में जब लोग मारे गए आतंकवादियों से, तो किसी अमीर का, किसी शेख का फोन आया था मिडिल ईस्ट से कि मोदी जी को कि बहुत बुरा हुआ और हम आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? नहीं आया था। तो क्या भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि इन देशों से, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वजूद सिर्फ इतना है, 2 वजूद हैं इनके, कि एक इनके पास तेल है और दूसरा ये अमेरिका के पिछड़कू है, जी तीसरी उनकी कोई पहचान नहीं है। और भारत की स्थिति, जो गुटनिरपेक्ष देशों का नेता रहा है भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे साख रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए भारत की चर्चा रही हमेशा से, और इस सब के बाद भारत की स्थिति ये हो गई है कि अब भारत उन देशों को फोन करके अपनी रस्मदायगी कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारी कभी हालचाल नहीं लिया। ये एक तरफा मोहब्बत क्या कहती है? जी ये एक तरफा मोहब्बत किसी दबाव की बात करती है। ये एक तरफा मोहब्बत ऐसी नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति होती है उसमें गिव एंड टेक होता है, जी राष्ट्रीय हित होता है। आप मेरे कितने काम आते हैं उतना ही मैं काम आऊंगा। आप मेरे 4 आने काम किए हैं तो मैं आपके 4 आने ही दूंगा। बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। जी बिल्कुल। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब रोज मोदी साहब के ट्वीट देख रहा हूँ कि स्पोक टू माई ब्रदर इन कतर, स्पोक टू माई ब्रदर इन, तो ये जो ब्रदर्स हैं यूएई के, कतर के, ये तब कहाँ थे जब भारत के ऊपर हमले हो रहे थे। और आप देखिए कि एक अमेरिकन सबमरीन ने ईरान के एक फ्रिगेट देना को पे हमला किया, जी और वो इंडियन ओशन पे किया, श्रीलंका के जल सीमा के आसपास किया है, जी और वो भारत के इनविटेशन पे आया हुआ था। तो ये स्थिति भारत की हो गई है। और थोड़ा जो मैं रोज अपडेट देता हूँ उस पर एक बार और मैं अपडेट दे दूँ कि रुपया 92 रुपये पे है। जी स्टॉक मार्केट होली के बावजूद आज खुला था और 1122 पॉइंट नीचे गिरा है, 80,000 पॉइंट के साइकोलॉजिकल मार्क से नीचे आ गया है। क्रूड ऑयल के बारे में ये कहा जा रहा है कि $120 भी पार करेगा अगर युद्ध रुकता नहीं है तो। हरमोज जल डमरू पे ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है। चीन और रूस के जहाजों को कंसेशन है, वो निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईरान का साथ दिया। भारत के शिप्स को अलाउड नहीं है निकलना वहां से। 10,000 करोड़ रुपए की लागत के, कीमत के, वैल्यू के हमारा शिपिंग एसेट जो है वो फंसा हुआ है वहां पे। भारत का ऑयल टैंकर्स
जो भारत के लिए तेल लेकर आ रहे थे या भारत के हैं, और वो कितने असुरक्षित हैं, एक्सपोज हैं किसी भी हमले के प्रति, वॉर जोन के बीच में है वो। तो ये तो स्थिति जी भारत की है। दूसरा कि जो आज 5वें दिन अगर मैं देखूं कि जो ट्रंप के बयान हैं, जो यूरोप के बयान आए, जो युद्ध की तस्वीरें हैं, हम ये मान के चलते हैं राजीव जी कि अमेरिका सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर है दुनिया में। जी लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वो अपने भूगोल से बहुत दूर लड़ रहा है, ये भी हकीकत है। दूसरी हकीकत ये है कि ईरान को जितना कमज़ोर समझा गया था उतना कमज़ोर निकला नहीं। और मैं अमेरिकन कमांडर्स के हवाले से कह रहा हूँ कि यूएस एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने कहा है कि 500 बैलिस्टिक मिसाइल अब तक ईरान फायर कर चुका है, 2000 ड्रोन। जी तो 500 बैलिस्टिक मिसाइल अगर ईरान फायर कर चुका है, भले ही सब टारगेट पे गई हो ना गई हो, लेकिन वो ईरान की एक सैन्य क्षमता की गवाही दे रहा है कि वो इतना कमजोर नहीं था जितना समझा गया था। इसीलिए पहले दिन राजीव जी हम लोगों ने यहाँ कहा था कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, रेजिम चेंज वहाँ बाहर से नहीं हो सकता। रजा पहलवी पैराशूट से तेहरान में नहीं उतर सकते। ये सब ये लंबी, अब संकेत 5वें दिन के बाद आ रहे हैं कि लड़ाई लंबी खिंचेगी, और लंबी खिंचेगी दोनों तरफ से और परस्पर सबसे दावे। बड़ी बात, ट्रंप ने आज साफ साफ मना कर दिया है कि रजा पहलवी नहीं, अगर वहां चेंज भी होगा तो रजा पहलवी नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा, यह ट्रंप का बयान है। जी जी, क्योंकि उनको मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है उनका। जी जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल जो सही। एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनके बीच ही कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। अब उसमें वो मुस्तफा खमनई बनते हैं या कोई और बनता है। खबरें आ रही हैं कि सबसे आगे वो हैं मुस्तफा खमनई, ज़्यादा रेडिकल हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने पिता खमनई के साथ काम कर रहे थे, तो उनको वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की IRDA, IRGC, इन सब पे उनका काफ़ी पकड़ है, उनकी समझ है उसको ऑपरेशंस की। तो इसलिए बड़ा ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होगा। इस वक्त मैं इतना कहना चाहता हूं केवल कि 5वें दिन ये संकेत मिल रहे हैं कि लड़ाई लंबी खिंचेगी। इसकी आर्थिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और उस इकोनॉमिक कॉस्ट में भले ही भारत के ऊपर मिसाइल नहीं आ रहे हैं, भले ही भारत के ऊपर ऐसे हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारत का जो आर्थिक पहलू है उसकी मिसाइल भारत में बराबर आ रही है। वो हमारे स्टॉक मार्केट से दिख रहा है, वो हमारे रुपया, डॉलर के खिलाफ जो रुपया है उस पर दिख रहा है, और हमारे जो तेल का 25 दिन का स्टॉक है हमारे पास जी तेल का, तो 25 दिन का स्टॉक है। रूस से हम तेल खरीद नहीं सकते, वेनेजुएला से, अमेरिका से तेल आ नहीं सकता। वो आएगा तो उसी जल डमरू से आएगा, हरमुज से ही होके आएगा, पाइपलाइन भारत में है नहीं। तो भारत के लिए एक मुश्किल भरा समय है, और ये इस वक्त जो सबसे सूझबूझ की डिप्लोमेसी होनी चाहिए थी, उसकी कहीं कोई निशानदेही हमको नहीं मिल रही। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो सूझबूझ वाली डिप्लोमेसी होनी चाहिए उसकी निशानदेही नहीं मिल रही है, और यही एक सबसे बड़ा यहाँ पर कारण, एक बड़ा प्रॉब्लम भी इसे कह सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रा अमलेंदु जी, कुछ अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें, दिन भर के अपडेट्स में क्या कुछ है आपके पास आना चाहता हूँ, फिर प्रफुल्ल जी कुछ विश्लेषणों के लिए आपके पास भी आऊँगा। अमलेंदु जी, क्या है? राजीव जी, कई बड़े अपडेट्स हैं। पहला अपडेट तो यही है कि जो तेहरान के प्रार्थना हॉल में इमाम खामेनी के लिए होने वाला जो विदाई समारोह था, जी उसको अभी टाल दिया गया है और नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। ये अभी तक आया है। और ब्रेकिंग इस समय ये है राजीव जी कि एक और जहाज जो है वो जल रहा है, जिसको ईरान ने निशाना बनाया है, और ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड सेंटर जो है उसके हवाले से खबर है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में पूर्व की ओर जा रहे कंटेनर जहाज को निशाना बनाया गया और वो जल रहा है।
IRGC ने कहा है कि इस इलाके में अमेरिकियों की लगातार शरारत और धोखे का नतीजा ये होगा कि इलाके में सभी मिलिट्री और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगे। इधर जो ईरानी आर्म्ड फोर्स है उसके चीफ है जनरल आमिर, उन्होंने हुंकार भरी है और कहा है कि यूएस को वियतनाम और अफगानिस्तान में हुए नुकसान से भी ज्यादा नुकसान होगा। हम ईरान के लिए अपनी जान दे देंगे। लाखों ईरानी सैनिक अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यूएस को वियतनाम और अफगानिस्तान में हुए नुकसान से भी ज्यादा नुकसान होगा। जो लोग दावा करते हैं कि यूएस को कोई हरा नहीं सकता, वे देखेंगे कि ईरान उन्हें गलत साबित कर देगा। ये है राजीव जी। दूसरा ये कि ये युद्ध जिस तरीके से चल रहा है उसमें इजराइल और अमेरिका जो हमले कर रहे हैं वो अब जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उन पर भी हमले कर रहे हैं। ईरान के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाकई, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि तेहरान में ऐतिहासिक आर्ग स्क्वायर इलाके पर मिसाइल हमला हुआ है जिससे गोलिस्तान पैलेस को नुकसान हुआ। ईरान की राजधानी की सबसे यादगार निशानियों में से एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और ईरान के सांस्कृतिक मिटाने को मकसद से किया गया एक घिनौना जुर्म है जो पुराने इतिहास और सभ्यता का केंद्र है ये। और 1954 के हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट 1977 एडिशनल प्रोटोकॉल टू द जेनेवा कन्वेंशन, रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और स्थापित इंटरनेशनल कानून के तहत यूएस और इजराइल द्वारा ईरान की ऐतिहासिक जगहों और सांस्कृतिक विरासत पर जानबूझकर किया गया कोई भी हमला इंटरनेशनल मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और यह एक खुला युद्ध अपराध है। ये इस्माइल बाकई जो है ईरान के विदेश विभाग के प्रवक्ता, उनका कहना है राजीव जी। और एक और स्कूल जो है वो पूरी तरीके से ईरान में तबाह हो गया जिस पर इजराइल ने हमला किया, वो उर्मिया जो है वहां का है। और IRGC जो है उसने दावा किया है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी ने आज सुबह कतर में वेस्ट एशिया में अमेरिकी स्ट्रेटेजिक रडार EPS 132 को नष्ट कर दिया। इधर एक अपुष्ट वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है, और वो ईरानी मीडिया आउटलेट ने उसको जारी किया है, जो सूडान की आर्मी है उसके कमांडर जो है वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान में ज़मीनी सेना भेजी तो हम भगवान की कसम खाते हैं कि हम अपने ब्रिगेड जो है वहाँ लड़ने के लिए भेजेंगे। हालांकि खुद जो है सूडान जो है वो इस समय घिरा हुआ है राजीव जी, अंदरूनी युद्ध में वहाँ भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ सेना और वहाँ की जो सैनिक बल है RSF उसके बीच में वहाँ संघर्ष छिड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये सही है तो इसका मतलब कि नई दावत जो है वो ट्रम्प साहब एक तरीके से दे रहे हैं। दूसरा राजीव जी एक जो बहुत बड़ी बात है वो बड़ी बात ये जिसका आपने जिक्र भी किया था, और वो ये है कि यूएस के एक आर्मी के पूर्व कर्नल हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे सारे बेस जो हैं मध्य पूर्व में वो तबाह हो गए हैं और ईरान ने उनको अच्छे से तबाह कर दिया, ये उनका कहना है। और ये है कर्नल डगलस मैकग्रेगर, और इन्होंने एक अमेरिकी चैनल पर मैट गेट्स शो है एक, उसमें कहा कि हमारे बेस तबाह हो गए। और जो इन्होंने राजीव जी आगे बात कही है बहुत गंभीर है, उसका आपने 4 बजे जब आपने ब्रेकिंग किया था उसका आपने जिक्र भी किया था कि चीन और रूस जो है वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं ईरान को, हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं। हमें असल में अब देखिए ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें असल में भारत और भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो आइडियल से कम है। और मुझे लगता है कि ईरान हमारी निराशा के लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। तो क्या अब इसकी कोई पुष्टि राजीव जी नहीं है कि क्या वास्तव में भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल जो है वो इजराइल के लिए किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जो तमाम मुल्कों से बात कर रहे हैं खाड़ी के, तो क्या बात कर रहे हैं इसकी भी कोई जानकारी इस तरीके से साफ तौर पर नहीं आई है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जा रहा है। प्रशांत जी बता रहे थे कि जो ईरान का जहाज था जिसने हिंद महासागर में जिस पे इजराइल ने हमला किया, और श्रीलंका की जो नेवी है उसने जाकर वहां से 30 लोगों को निकाला है और वो जहाज डूब रहा है। तो वो जहाज जब यहाँ आया हुआ था तो यहाँ हमारे क्षेत्र में कैसे हमला हुआ, इस पर भारत सरकार ने कोई अभी तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी कि हमारे क्षेत्र में हमला क्यों किया गया। आपने हमारे हवाई क्षेत्र में अगर हमला किया है तो आपने इस पे हमला कैसे किया? आपका झगड़ा वहां चल रहा है, वहां आप कीजिए। तो ये राजीव जी बहुत खतरनाक संकेत जो है मिल रहे हैं। इधर ट्रंप जो है बुरी तरीके से राजीव जी फंस गए हैं अपने ही देश में, क्योंकि अब उनको सैंक्शन कराना है धन इसमें हमला करने के लिए।
और जिस तरीके से तबाही हुई है, और जो एक वहाँ का जो सबसे बड़ा बड़ा राडार था, और बताया जाता है कि वो $9 बिलियन का उस पर खर्च था, और वो रडार जो है वो एक छोटे से ईरान के ड्रोन ने पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। और उसके बाद एकदम इनका पूरा सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है। उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और इसीलिए कल जब हम लोग राजीव जी ब्रेकिंग कर रहे थे, हमने चर्चा की थी, और इसमें न्यूज पॉइंट में भी हमने चर्चा की थी कि अब वहाँ जो साउथ कोरिया में लगे हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, उनको वहां से उखाड़ कर ले जाया जा रहा है साउथ ईस्ट में। अब समझ में आया कि वो वहां से क्यों हटाए जा रहे हैं साउथ कोरिया से, और वहां क्यों ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एकदम तबाह हो चुका है अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम। और इजराइल ने खुद स्वीकार किया है कि जो, अच्छा एक बीच राजीव जी 2 खबरें हैं और वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और खबरें हालांकि पुरानी है, लेकिन जो खबर है वो खबर ये है कि पहले ये हमला करने की तैयारी जनवरी में थी, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि जनवरी अभी हमला मत कीजिए, अभी बातों में उलझाए रखिए, क्योंकि हमारे पास जो अभी इंटरसेप्ट करने की क्षमता है वो केवल 500 मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। तो इसलिए हमको वो आपकी मदद चाहिए कि आप अपना एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए और इसको इंटरसेप्ट करने की हम करें। जब ये वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम और पहुंचा दिया गया इजराइल में, और जब ये हो गया कि ठीक है पहुंच गया है, तब हमला किया गया। लेकिन ईरान जो था इसके लिए तैयार था, उसे लग गया था कि ये बातों में उलझा रहे हैं और करना इनको हमला ही है, चूंकि पहली बार भी ये कर चुके थे। तो खामेनेई की मौजूदगी में ही पूरा वहाँ जो मिलिट्री सिस्टम था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, और वहाँ जो 23 बताई जाती हैं कि कंपनियां हैं जिला स्तर की, उनके सबके चीफ जो थे उनको कहा गया कि आपको किसी भी परिस्थिति में कुछ होता है तो ऊपर से कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, आप तुरंत रिटेलिएट करेंगे। और यही हुआ कि जब खामेनेई के ऊपर हमला हुआ उसके 1 घंटे के बाद ही पूरे ईरान से हमले जो थे वो पूरे मध्य पूर्व में राजीव जी होने लगे। तो यानी ईरान की तैयारी पूरी है, लंबी है, ये खबरें इस समय आ रही हैं। और अब क्या अमेरिका टिक पाएगा इस जंग में, ये बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। जिस तरीके से स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने वहाँ की संसद में कहा, उन्होंने वीडियो जारी किया, उसके बाद अंग्रेजी में ट्वीट भी किया और कहा कि नो वार, और साफ तौर पे कहा कि भाई आपने हमको फंसाया था इराक में ले जाकर 23 साल पहले, उसके हम नतीजे देख चुके हैं और युद्ध किसी हाल में नहीं। कीर स्टारमर जो है वो फिर उन्होंने संसद में कहा है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश के नागरिकों की रक्षा करूं, हम किसी युद्ध में नहीं फंसेंगे। ये जिस तरीके से अब चीजें उठ रही हैं, तो जो अमेरिका के अब तक सहयोगी समझे जाते थे उसमें केवल जर्मनी के अलावा कोई भी अब साथ में ट्रंप के दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि अगर वहाँ की कांग्रेस यानी संसद जो है अगर धन सैंक्शन नहीं करती है तो ट्रंप इस युद्ध को आगे कैसे लड़ेंगे। और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है, वहाँ के तमाम सांसद कह रहे हैं कि ये युद्ध ट्रंप का अपना निजी युद्ध है और ये नेतन्याहू के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। और अमेरिका के लोग इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईरान से हमको कोई खतरा नहीं है। तो राजीव जी, अब जो अमेरिका की अंदरूनी राजनीति है उसमें भी ट्रंप जो है बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ट्रंप बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की इंटरनल जो सियासत है उसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप यहां अगर फंस रहे हैं तो फिर ये युद्ध किस दिशा में जाएगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्रफुल्ल कोलखियान जी, आपसे इसी से चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं कि अगर ट्रंप, और क्योंकि ये लगातार अलग अलग ढंग से भारत का रोल आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जरा ट्रंप के रोल और जब वो फंस रहे हैं तो फिर ये युद्ध किस दिशा में। सभी को, अभी अमलेंदु सर ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि ये जो अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो इनका था, जो क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आकाश तो इनका सुरक्षित हो गया UEWR, तो उसके काफी ये क्षति पहुंची है। और ये जिस ढंग से इनके जो जेट गिराए गए हैं उससे भी इनको एहसास हो गया कि ईरान उतना कमजोर नहीं है। और यह बात भी बिल्कुल सही जो अमलेंदु सर ने कहा उसके संदर्भ से भी, और तो लगातार दिन भर अपना डीबी लैब पर चल रहा है उसके निष्कर्ष पे ये राजनीतिक रूप से घिर गए, चारों तरफ घिर गए हैं। चारों तरफ घिरने का मतलब होता है राजनीतिक रूप से घिर गए हैं, ट्रंप महोदय अकेले पड़ गए हैं, और दूसरी तरफ से आर्थिक रूप से भी काफी क्षति हो रही है, नैतिक और सैनिक रूप से भी काफी घिर गए हैं।
ये मुहावरा में अभी कह रहे हैं कि जमीन पर सेना उतारेंगे आदि आदि। अमेरिका में जब 2-4-10 लाख को भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, तो जमीन पर जो सेना उतरेगी वो सेना क्या होगी नहीं होगी, इनको पुराने इराक के समय की शांति सेना की याद आ रही होगी, जो कि इस समय में कोई संयुक्त शांति सेना तो है नहीं, और सैनिक अगर उतारना है तो इन लोगों को ही उतारनी होगी। लेकिन एक दूसरे खतरे भी यहाँ पर काफी है, जो ईरान को सही का समझने कि ईरान को जितना कमजोर समझा गया था उतना कमजोर ईरान निकला नहीं। ईरान के लोग, ईरानियंस एक बहादुर कौम के रूप में सामने उभर करके आए हैं, जो अपनी शहादत का बदला लेना जानते हैं। वो इंतकाम भी है, लेकिन इसको सीधे इंतकाम से न कहकर मैं इसे उनके अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष भी कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां जो रेजिस्टेंस का जो मामला था वे निश्चित रूप से चाह रहे थे कि ईरानियन को उसी तरह से कठपुतली अपना बना लिया जाए, अपना पोसुआ बना लिया जाए, जिस तरह का पोसुआ उन्होंने वहां के तमाम छोटे छोटे देशों को बना करके रखा है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि तेल पर पूरा का पूरा कब्जा करना और मिडिल ईस्ट में एक ऐसे गुंडे को खड़ा करना, एक क्षमा कीजिएगा इस शब्द के लिए, लेकिन ऐसे गुंडे को इजराइल के रूप में खड़ा करना जो पूरे एशिया को अमेरिका के हिसाब से नियंत्रित करे। और भारत सरकार उसमें, भारत ने अपने पूरे के पूरे विदेश नीति को बदलते हुए जिस प्रकार अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा हो गया, इसका बेहद दुखद परिणाम भारत के लोगों को भोगना पड़ेगा। तो हमारे हजारों साल के जो हमारे संबंध थे वे खतरे में पड़े हैं। अभी उनकी टिप्पणी में सुन रहा था, बहुत सजी हुई टिप्पणी थी जो हमारे चैनल पर आए थे ईरान से। उन्होंने भारत से होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में जो बात कही वह बात काफी महत्वपूर्ण थी, बहुत सजी हुई बात उन्होंने कही। अब देखिए कि मामला क्या है कि ये फेल कहाँ कर रहे हैं। ये रिजिम चेंज एक कीवर्ड लेकर के ये चला था। अभी ये जो काम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी पर काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी क्योंकि कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, अब उसकी पोल खुल चुकी है। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी इनकी कमजोरी साबित हुई, इनकी ताकत साबित नहीं हुई। तो ये रिजिम चेंज से शुरू होकर के मिसकैलकुलेशन पर आया कि मिसकैलकुलेशन हो रहा है, और अब ये मिसकैलकुलेशन से भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लेखा जोखा था है, अल्ले का बुरलका है, इनको पता चल रहा है हिसाब किताब तो सब ठीक था, लेकिन कैसे ये डूब रहे हैं। तो ये चारों तरफ से घिर गए हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये है कि ईरान में जो कोशिश की थी उपद्रव को राजनीतिक उपचार के रूप में पेश करने की अमेरिका ने कोशिश की थी, और आभार जाता है एलन मस्क को, जिन्होंने अपने स्टारलिंक के माध्यम से ईरान में इस तरह की कार्रवाइयां कराने की कोशिश की। उपद्रव को राजनीतिक उपचार के रूप में पेश किया गया, और अमेरिका का वह खेल भी अब समाप्त हो चुका है। और जो चाहते थे वहां के कुछ लोग थे जो इस प्रकार के शासन के खिलाफ भी थे, ये लोग भी अब अपने इस शहीद नेता के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं। तो अमेरिका की वह स्थिति तो है नहीं। भारत के अगर पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि अमलेंदु सर ने इशारा कहा और सही कहा होगा, उनके सूत्र बड़े पक्के होते हैं, तो यह बहुत बेहद चिंताजनक बात है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि भारत के साथ जो उनका सैन्य अभ्यास का एग्रीमेंट है उसका इस्तेमाल किसी भी एक्सटेंशन तक जाकर हो सकता है, भारत की जमीन का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जिस दिन से ये बात सामने आई है कि अपने जमीन पर सेना को उतारेंगे, उस दिन से मुझे यह भी लग रहा है कि ऐसे लोगों की चाहे जिस रूप में वो लेबर फोर्स के रूप में जाए या जैसे भी जाए, हमारे यहाँ जो ट्रेंड मिलिट्री नौजवान हैं, इनकी बड़ी संख्या है, कहीं उनको न रवाना कर दिया जाए किसी और तरह की धारणा को लेकर के। तो एक तो ये कि भारत जन, धन और जमीन तीनों भारत के इस दांव पर लगा हुआ है, और भारत अब इस युद्ध में नेटो के कंट्री की तरह व्यवहार कर रहा है। हालांकि नेटो कंट्री अपनी स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहे हैं, अपनी स्वतंत्र नीति के लिए छटपटा रहे हैं। अब इसके पीछे का जो भी रहस्य होगा वो सामने आएगा। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, एक बार आप फिर आपके पास, और अमेरिका की बात हो रही है। अच्छा, जुड़ गए हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी। प्रशांत जी कहाँ गायब हो गए? जरा प्रशांत जी को ले आइए। हाँ, सुनील शुक्ला जी भी है। प्रशांत जी पहले आपके पास, फिर सुनील जी आपके पास आता हूँ। सुनील जी, आपका स्वागत कर रहा हूँ एक बार फिर। और प्रशांत जी ज़रा ये बताइए कि अमेरिका और ये भारत के बारे में जो ये अभी जो अमलेंदु जी बता रहे थे वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या सचमुच भारत अपनी टेरिटरी, चाहे वो समुद्री टेरिटरी क्यों ना हो, क्या आपको लगता है कि वो
इस्तेमाल करने दे रहा है और इसकी जानकारी हमारे आपके जैसे लोगों को नहीं है, अमेरिका से पता चल रहा है? दो बातें बहुत गंभीर है राजीव जी। एक, जो ईरानियन फ्रिगेट देना, उसको टॉर्पीडो किया यूएस नेवी ने, हम्म। और वो भारत से लौट रहा था, भारत की जल सीमा से लौट रहा था। तो ये हिंद महासागर में भारत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा धक्का है, और वो सिंक हो रहा है, वो डूब रहा है। दूसरा, कि जो आपने दिन में ही बताया था कि जो पेंटागन के फॉर्मर एडवाइजर हैं मैकग्रेगर, उन्होंने कहा कि वो भारतीय पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। ये एक बड़ा गंभीर आरोप है या खुलासा है कि भारत ऐसा कैसे होने दे रहा है। मुझको याद है कि वाजपेयी जी ने मना कर दिया था बहुत साफ कि हमारी पार्लियामेंट तैयार नहीं होगी। तो इस पूरे मसले पे भारत की स्थिति डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड में, जो देश आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर में नहीं खड़े हुए, जो आपके साथ गैलवन में नहीं खड़े हुए, वो उनको आप फोन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं माई ब्रदर। तो वो माई ब्रदर तब कहाँ थे? उसके बाद आप देखिए कि भारत की समुद्री सीमा के पास अमेरिका जो है वो जहाज गिराता है ईरान का। अब अमेरिका पेंटागन के जो एडवाइजर रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि इंडियन पोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत का रुपया जो है वो 92 रुपये हो गया। भारत का स्टॉक मार्केट डूब रहा है। भारत के पास 25 दिनों का तेल है। भारत के जहाज फंसे हुए हैं हॉर्मुज़ जल डमरू में। तो भारत के ऊपर तो बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इस युद्ध का। और भारत सरकार अपने नए मित्रों को, नए एलाइज इजराइल के साथ रोज मोदी जी फोन पे बात कर रहे हैं। जयशंकर जी खामोश हैं, पर्दे के पीछे हैं। विदेश मंत्री जो इस मामले पे, आप देखिए कि जो लोग इन्वॉल्व कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके विदेश मंत्री रोज दिन भर में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साहब कहाँ हैं? तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि देखिए, यूरोप का मसला ट्रंप खुद कह चुके हैं कि यूरोप मेरे साथ नहीं है पूरी तरीके से। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोप ने अपना रास्ता अलग करने का एक दिशा डायरेक्शन तय कर लिया है कि वो अमेरिका से इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी, अमेरिका से इंडिपेंडेंट डेटा सॉवरेनिटी, अमेरिका से इंडिपेंडेंट फाइनेंस सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। अब वो अमेरिकन अम्ब्रेला का हिस्सा नहीं है। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तय हो गया है। धीमे धीमे अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे कड़ियां आगे बढ़ती है। उसकी पहली बानगी हमको इस युद्ध में दिखाई दे रही है कि नेटो साथ में नहीं है, यूरोप साथ में नहीं है। और एक आखिरी बात कि जो ट्रंप साहब, जो आपका सवाल था, देखिए ट्रंप, अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं दोबारा इस बात को कि ट्रंप अब रिजीम चेंज की बात करना बंद कर देंगे। अभी उन्होंने रजा पहलवी से अपने हाथ खींचे, वो रिजीम चेंज की बात करना बंद कर देंगे। ट्रंप अगर इतना ही रिसोर्सेस और इतनी ताकत अगर वो ग्रीनलैंड में लगाते तो शायद उनकी मेगा कंस्टिट्यूंसी को पे असर नहीं पड़ता। यूरोप से संबंध तो खराब होते उनके, लेकिन उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी बच जाती। ये तो आप नेतन्याहू को सत्ता में बने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिकी कॉफिन्स के कीमत पे, अमेरिकी सोल्जर्स की जान की कीमत पे 6 कॉफिन्स जा चुके हैं जी। तो ट्रंप साहब वहां पे जो है इसलिए फंसे हुए हैं। और जैसे जैसे ये लंबा वॉर खिंचेगा, जिसकी कि पूरा आज 5वें दिन मैं ये कह सकता हूं कि 2 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे, एक सत्ता परिवर्तन जो जैसा अमेरिका चाहता है वैसा ईरान में नहीं होने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात
ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, और लंबी खिंचेगी तो लड़ाई के तमाम सारे आर्थिक और दूसरे पहलू जो है आएंगे, जिसमें भारत में भी इम्पैक्ट होगा। जी सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, और यहाँ सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि अमेरिका अब कहाँ है? और इन सब के बीच भारत से जाते हुए ईरानी जहाज़ पर पानी के नीचे से पनडुब्बी के ज़रिए टॉर्पीडो करना, 180 लोग सवार थे उस पर, 180, 32 बचाए गए हैं, 100 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है खुशी खुशी। वार डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उन लोगों ने, और विजुअल भी जारी कर दिया है, और श्रीलंका ने काफ़ी नाराज़गी जताई है। हिंद महासागर की घटना है, ये अपने आप में एक अलग पहलू, इसलिए क्योंकि ये हिंद महासागर वो भी भारत से निकल के श्रीलंका की तरफ बढ़ते हुए, और अमेरिका का हमला, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि ये भारत की टेरिटरी, जो अभी बता रहे थे प्रशांत जी, कि हम अपनी टेरिटरी में अगर सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं, ये तो फिर अपने आप में बहुत अलग तरह की घटना हो गई। इस पर आपकी टिप्पणी, और टिप्पणी अमेरिका कहाँ है उस पर भी। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, ये जो ईरान के युद्धपोत के साथ जो घटना हुई है, जो कोई ऐसा नहीं था कि कहीं से लौट रहा था, वह भारत में जो युद्धाभ्यास था, संयुक्त युद्धाभ्यास, उसमें शामिल था। उसके बाद वो लौट रहा था, किसी सैनिक कार्रवाई पे नहीं था वो। और उस नौसैनिक युद्धाभ्यास में कई देश शामिल थे, और जिस 25 फरवरी को या 23 फरवरी को यह युद्धाभ्यास नौसेना का खत्म हुआ है, उसके दूसरे ही दिन संभवतः प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, और इसमें जो कई देश शामिल थे इस अभ्यास में। तो निश्चित रूप से ये बिना किसी सैनिक कार्रवाई में शामिल युद्धपोत को हिंद महासागर में टारगेट करना, यह डिप्लोमेटिकली बहुत नुकसानदायक है, आपकी छवि को बहुत खराब करता है, और आपकी विश्वसनीयता कम होती है। आपके जो समर्थक देश हैं, आपके सहयोगी देश हैं, जो उस युद्धाभ्यास में शामिल देश हैं, वो सबके मन में एक तरह का विश्वास पैदा होगा। और इसी डेफिसिट को रोकने के लिए श्रीलंका ने बहुत गंभीरता से आपत्ति दर्ज की है, क्योंकि श्रीलंका भी उसमें शामिल था इस युद्धाभ्यास में। आंध्र प्रदेश के आसपास, साथ विशाखापट्टनम के आसपास कहीं युद्धाभ्यास कई दिनों तक चला था। वो ये निश्चित रूप से दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि को इस घटना ने उस पर असर डाला है। इसकी भरपाई कैसे करेगी भारत सरकार? भारत सरकार भी अभी तक चुप है, इसने कुछ कहा ही नहीं, तो पूरे युद्ध पर कुछ नहीं बोल रही है। इस घटना पर जो कि सीधे सीधे भारत से जुड़ा हुआ है, उस पर भी वो कुछ नहीं बोल रही है। जहां तक सवाल इसका है, जो अमेरिका और ईरान के लगातार संघर्षों का, तो निश्चित रूप से अमेरिका घिर गया है। जो बात कही जा रही है कि अमेरिका अपने सैनिक उतारेगा वहां, तो सैनिक उतार देने से कोई उसकी ताकत बढ़ जाएगी या कुछ बहुत महत्वपूर्ण हासिल कर लेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बल्कि सैनिक उतार देने पर वह और बुरी तरह से घिरेगा, क्योंकि जमीन पर लड़ाई करने की स्थिति ईरान में रह नहीं जाएगी अमेरिका की। अमेरिका एक ऐसा ईरान इस समय एक ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह से कोई समर्पण की स्थिति में हो या युद्ध न करने की स्थिति में हो, अपने आप को बर्बाद महसूस कर रहा हो और वो मुकाबला करने के हालात में ना हो। वो स्थिति नहीं है। वहां का पूरा आम आदमी भी इस युद्ध में अपनी सरकार के साथ है। और जो एक पश्चिमी मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाया जाने की कोशिश की जा रही है कि इस युद्ध के कारण से जो वहाँ की हुकूमत है उसके खिलाफ आम आदमी है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भले वो सैनिक उतारने की बात कर रहे हों, लेकिन मुझे संभव दिखाई नहीं पड़ता हो। वजह इसकी मैं मानता हूं कि अभी जब केवल हवाई हमले हो रहे हैं, इस हमले में ही 1 दर्जन से अधिक लोगों के मारे जाने की, अमेरिका में सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अमेरिका में 6 लोगों को ही स्वीकार कर रहा है, इससे ज्यादा की संख्या स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां एक आदमी की भी जान चली जाती है तो वहां प्रतिक्रिया होने लगती है।
6 लोगों की संख्या को स्वीकार कर रहे हैं, और जिस तरह के उस घटना को लेकर के लोगों के की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वह ट्रंप सरकार के लिए चिंता का विषय है। और इसका ये भी है कि युद्ध को लेकर के जो अलग अलग खेमों से अलग अलग बयान आ रहा है, हर व्यक्ति वहां पे ट्रंप की भाषा नहीं बोल रहा है। युद्ध को लेकर के तमाम नेताओं के अलग अलग राय है, और ढेर सारे जो विश्लेषक हैं वो भी इस युद्ध के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये मेरा अपना ये मानना है कि इससे ट्रंप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और ट्रंप जैसा व्यक्ति जो चाह रहा है वो कर रहा है, और वो ईरान के इस लड़ाई को तभी खत्म करेगा जब उसके अपने सैनिक मारे जाएंगे, उनके सैनिकों का नुकसान होगा। बाकी जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान जो अन्य देश हैं खाड़ी की, उन पे हमला कर रहा है, तो वो कोई बहुत जायज आपत्ति नहीं है। सवाल है कि अगर आप अपनी जमीन अमेरिका को सैनिक कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराएंगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, इससे आप बच नहीं सकते, और ईरान को इसके लिए रोका नहीं जा सकता। अगर कतर से अमेरिका के जहाज उड़ रहे हैं, बहरीन से अमेरिका के मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, यूएई अपनी जमीन दिए हुए है अमेरिका को अपने सैनिक कार्रवाई के लिए, तो क्यों नहीं ईरान हमला करेगा? ईरान अगर इन देशों में नागरिक ठिकानों पे हमला कर रहा हो तब भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसने तो केवल सैनिक ठिकानों पे हमले किए हैं, और जो उसका अधिकार बनता है। एक बड़ी चिंता का विषय भारत सरकार के लिए होना चाहिए चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। अगर मध्य पूर्व के देशों में चीन ने जो भूमिका भी अदा की और ईरान में उसकी दखलंदाजी बढ़ी है, उसकी उपस्थिति बढ़ी है, चीन के साथ ईरान ने अपनी निकटता भी प्रदर्शित की है। यह कहा जा रहा है कि जल डमरू मध्य जो है उसका उपयोग करने की इजाज़त उसने दी है चीन को, और रसिया के बारे में भी कहा गया, तो रसिया कितना उपयोग करेगा, वो कहाँ से तेल लेगा, तेल तो उसके पास खुद ही बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम एक संदेश देने के लिए तो है ही है। तो चीन का अगर के लिए एक जगह भारत देता चला जाएगा तो वो उसके पक्ष में नहीं है, उसके हितों के बहुत ही प्रतिकूल है। यह एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ भारत के परंपरागत संबंध रहे हैं। ईरान हर मौके पर भारत के साथ खड़ा रहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वह भारत का समर्थन करता रहा है। ऐसे ईरान के साथ भारत की इस तरह की चुप्पी, उनके सर्वोच्च धार्मिक नेता भी आप कह लीजिए, सर्वोच्च नेता भी कह लीजिए, उनकी हत्या के बाद कोई प्रतिक्रिया न देना, युद्ध को लेकर के पूरी तरह से मौन रहना, ये बात जो बयान जारी किया गया ये कि हम हर समस्या का समाधान डायलॉग से और डिप्लोमेसी से चाहते हैं, लेकिन अगर डायलॉग और डिप्लोमेसी नहीं हो रही है तब आप क्या चाहते हैं? तब आपकी भूमिका क्या होती है? आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो क्या उसके बाद आपकी भूमिका समाप्त हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के अपने कदमों से एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसमें चीन की मजबूत दखलंदाजी हुई, यह एक और चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम एशिया में चीन की उपस्थिति भारत के लिए चुनौती होगा कि आखिर फिर भारत किधर जाएगा। अगर चीन की उपस्थिति नहीं होती है और पूरा का पूरा अमेरिका का कब्जा हो जाता है, जो जिसका लक्ष्य रखे हुए है ट्रंप, तब आपकी स्थिति क्या होगी? आप अपने ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए आप कहाँ जाएंगे जी? या या तो आप डिक्टेट होंगे अमेरिका के शर्तों के साथ, क्योंकि पूरा का पूरा पश्चिम एशिया या खाड़ी के देश पिछलग्गू हैं अमेरिका के, किसी की ताकत नहीं है जो वहां अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ कोई बात कर ले। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने स्वर में अपनी सोच के अनुसार बोलता रहा है, लेकिन और यही एक कारण है जिसको इजराइल और अमेरिका स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि युद्ध जिस दौर में पहुंच गया है, इसमें ट्रंप के लिए कोई यह स्थिति नहीं है कि वो जो चाहे वो कर ले, जैसे चाहे वो कर ले, या जो चाह रहे हैं वो उसको हासिल होता चला जा रहा है। अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, अब तेल अवीव में भी लोग दहशत में जी रहे हैं, नुकसान भी उनका हुआ है। ठीक है, जितना ईरान का नुकसान हुआ है उतना नुकसान उनका नहीं हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित है या काफी हद तक सुरक्षित है ऐसा भी नहीं। उनके सैन्य अड्डे, उनके नागरिक ठिकाने ईरान के निशाने पर, और ईरान ने बाकायदे उस पर सफलतापूर्वक निशाने साधे भी हैं।
और यह कि लंबा चल जाएगा तो ईरान सरेंडर कर देगा या वापस चला जाएगा, ये संभव दिखता नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास, और है भी, जो जानकार भी कर रहे हैं कि ईरान के पास कोई मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। अभी तो कहा जा रहा है कि जिनके जो आधुनिकतम मिसाइल है उसका उपयोग करना भी उन्होंने नहीं शुरू किया। और अब अगर इस कोई संसाधनों की कमी उनके पास हो जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। और अगर रूस और चीन जैसा कहा जा रहा है कि उनके साथ खड़े हैं, और वो अभी तक तो बयानबाजी दे रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, वो अगर उनके साथ खुल करके आ गए, संसाधन भी उन्होंने उपलब्ध करा दिया। हालांकि चीन अभी तक कभी की ये काम किया नहीं है कि शिक्षा युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होता हो, लेकिन अगर वो शामिल होता है तो निश्चित रूप से फिर वो अमेरिका के लिए बहुत भारी होगा। क्योंकि एक इस तथ्य है कि आधुनिक लड़ाई में मेरी अपनी समझ है, जो मैं समझ पाता हूं, उसमें चीन पे भारी, अमेरिका पे भारी है चीन। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो आधुनिकतम तौर तरीके हैं, उसका एक इंडिपेंडेंट जीपीएस सिस्टम है। इस कारण से, और जो हथियार भी है, वह अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। तो लेकिन चीन है, ये जरूर है कि चीन खुला हाथ तो नहीं दे देगा अमेरिका को कि आप पश्चिम एशिया में पूरी तरह से आप काबिज हो जाइए, और जिस तरीके से आपने पिट्ठू देशों को बना रखा है उनको आप उसी तरह से आप ईरान को कर लीजिए। ये लगता तो नहीं है, लेकिन अब कितना हो पाएगा तो समय बताएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल आपसे जी। ये स्थिति जरूर है कि ट्रंप अपना कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। ट्रंप इस लड़ाई को लंबी, जो बात भले वो कह रहा हो कि अब हम 4 हफ्ते लड़ेंगे और 5 हफ्ते लड़ेंगे, मुझे लगता नहीं। वो कोई ना कोई बीच का रास्ता, इसीलिए कहा जा रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो शुरू हुई है। इस तरह के बयान भी आने लगे हैं। जी देखते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी कहां तक सक्सेसफुल होती है, और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद क्या रुख अपनाते हैं। इस बीच अमेरिका ने जिम्मेदारी ले ली है हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत को जो गिराया है, मार गिराया है। उसमें 180 सवार थे। 32 सवारों को जो तैर रहे थे हिंद महासागर में उस टॉर्पीडो के बाद, जिसे अमेरिकी पनडुब्बी ने उसको किया था, उसमें 32 को बचाया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। भारत के लिए ये शर्मनाक है, क्योंकि भारत से ये जहाज़ जा रहा था और भारत सुरक्षा नहीं दे पाया। लेकिन भारत यहाँ बिल्कुल एक मुखदर्शक के रूप में अगर है इस पूरे मामले में, और बात वहीं कर रहा है जहाँ पर इसे बात नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप किसी गिरफ्त में हैं। आज तारीख है 4 और ठीक 5वें दिन यानी सोमवार को संसद का बजट सत्र का दूसरा पार्ट शुरू होगा, सेकंड चरण उसका फेज़ शुरू होगा, और बहुत सारे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा उसमें, जिसमें एक ये भी है। लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ से लेकर अमेरिका तक, ईरान तक, कि एप्स्टीन फाइल्स, कल भी कह रहे थे हम लोग, प्रशांत जी भी कह रहे थे, एप्स्टीन फाइल्स को उससे ध्यान हटाने के लिए आनन फानन में एक युद्ध इस दुनिया में थोप दिया गया है, और उसका मोहरा जो है वो ईरान बना है। कहाँ तक सच्चाई है ये आप सोचिएगा। लेकिन आज होली का दिन है, आप सबको ढेरों होली की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, बहुत समय हो गया है, इसलिए सेकंड राउंड नहीं आ रहा हूं कुछ साथियों के पास, सुनील जी आपके पास और प्रफुल्ल जी आपके पास, अमलेंदु जी आपके पास, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हम लोग कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी। साथ में रिजवी साहब जुड़े थे उधर सीधे ईरान से हमारे साथ,